हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 के अध्याय 16 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है हमारा अतीत। हम जिस समाज में रहते हैं उसके परिवेश की हमें आदत पड़ जाती है। हम यह मान लेते हैं कि दुनिया हमेशा ऐसी ही रही है। हम यह भूल जाते हैं कि जीवन हमेशा वैसा नहीं था जैसा हमें आज दिखता है। क्या हम ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहाँ आग न हो, जहाँ खेती बाड़ी का आविष्कार न हुआ हो? उस समय का जीवन कैसा रहा होगा जब लोग यात्राएं तो कर लेते थे, पर सड़कें नहीं थी, यातायात के आधुनिक साधन नहीं थे। उस समय के जीवन और परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करना ही हमारे अतीत को जानना और पहचानना है। इतिहास के स्रोत। हमारे अतीत में जो ज्ञान के भंडार हैं उसका पता हमें पुरातन सामग्री, शिलालेख आदि से चलता है। हमारे देश में विकसित नदी घाटियाँ सभ्यताओं की जानकारी भी हमें वहाँ की खुदाई में प्राप्त टूटे भवनों, सिक्कों, बर्तनों, पत्थर व धातु के औजारों, मूर्तियों और अनेक ऐसी चीज़ों से मिलती हैं जिनका हजारों वर्षों पूर्व हमारे पूर्वज उपयोग कर रहे थे। हजारों वर्ष पूर्व अनेक प्राचीन नगर, गांव नष्ट हो गए अथवा उनके मकान धरती में समा गए। उनकी खुदाई में वे सभी चीज़ें निकली जो उनके काम आती थी। यही चीज़ें इतिहास के स्रोत के रूप में मानी जाने लगी। इन ऐतिहासिक स्रोतों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत हैं जो पुराने हैं और पुरातात्विकताओं द्वारा इकट्ठे किए गए हैं। पत्थर या धातु पत्र पर जो लेख उत्कीर्ण किए जाते हैं उन्हें शिलालेख कहते हैं। प्राचीन काल के भवन, स्मारक, किले, सिक्के, शिलालेख आदि सभी पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वे हैं जो किसी भी भाषा में लिखित रूप में प्राप्त हैं। कहानियाँ, कथाएँ व किसी भाषा एवं लिपि के ग्रंथ साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। वंशावलियाँ। भाषा, लिपि, विभिन्न कलाएँ, साहित्य, इतिहास, लेखन परंपरा जैसे मूल्य संवाहकों के साथ ही वंशावली लेखन की एक अनोखी परंपरा भी हमारे पूर्वजों द्वारा विकसित की गई थी, जो इतिहास को जानने का एक सरल माध्यम है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का संपूर्ण लेखा जोखा वंशावली लेखकों की बहियों में लिखा जाता है। राव, भाट, बारोट, जागा, तीर्थ पुरोहित, रानीमंगा, हेवला, पंजीकार आदि अनेक समुदायों ने इस वंशावली लेखन द्वारा भारतीय नृवंश का संपूर्ण विवरण अपनी बहियों में संजोए रखा है। भारत में वंशावली लेखकों के पास हर जाति का इतिहास सुरक्षित है। पुरालेख एवं विदेशी यात्राओं के वर्णन। ऐसे सरकारी, गैर सरकारी व व्यक्तिगत दस्तावेज जिनसे हमारे पूर्वजों के रहन सहन एवं संस्कृति की जानकारी मिलती हो तथा भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों द्वारा लिखे गए उनके अनुभव जिनसे भारत के बारे में जो जानकारी मिलती है वे भी इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। यहाँ हेवनसोंग व मेगस्थनीज के भारत संबंधी वर्णन। पूरा ऐतिहासिक काल का मानव जीवन। मनुष्य के जन्म से लेकर लिपि के विकास तक का काल प्रागैतिहासिक काल तथा अथवा पूरा ऐतिहासिक काल कहा जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और मनुष्य की उत्पत्ति लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व
हुई होगी। विश्व के अनेक स्थानों पर मानव की खोपड़ियाँ हड्डियों प्राप्त हुई है। वे लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी है। आज से 10,000 वर्ष पूर्व तक का काल पुराऐतिहासिक काल माना जाता है। इस काल में आदि मानव झुंड बनाकर जंगलों में भोजन की तलाश में घूमता रहता था। जानवरों का शिकार करके खाना, गुफाओं में रहना, यही उनकी दिनचर्या थी। वह जंगली जानवरों के भय से गुफा के दरवाजे पर आग जलाकर अपनी रक्षा करता था। पत्थर से ही आग जलाता, पत्थर के बर्तन एवं औजारों का उपयोग करता था। इसलिए इस काल को पाषाण काल या प्रस्तर काल भी कहते हैं। इस काल में आदि मानव घुमक्कड़ जीवन बिताता था। वह छोटे छोटे समूह में रहता था। समूह के समूह के नेता या मुखिया के साथ भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था, और जब एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाता था तब वह दूसरे स्थान पर चला जाता था। वह पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े काटकर पतली धार वाले हथियार, आरी, चाकू बनाकर उनका प्रयोग करने लगा। बड़े टुकड़ों से कुल्हाड़ी, हथौड़ा, वसूला आदि बनाकर लकड़ी काटने एवं अन्य उपयोग में लेने लगा। बाद में धीरे धीरे इन्हीं पत्थरों के औजारों में लकड़ी का हत्था डालकर और अच्छी तरह उपयोग में लेने लगा। स्थायी जीवन का आरंभ। जैसे जैसे मानव को अपने आसपास की वस्तुओं का ज्ञान होता गया, वैसे वैसे वह अपने लिए और अधिक सुविधाएं जुटाने लगा। प्रारंभ में मनुष्य को कपड़े पहनने का ज्ञान नहीं था। वह पेड़ की छाल, बड़े बड़े पत्तों एवं जानवरों की खाल से ठंड के समय अपना बचाव करता था। बाद में वह जानवरों को पालना, उगाना, अन्न पैदा करना आदि सीख गया, जिससे उसका घुमक्कड़ जीवन समाप्त हो गया और वह एक स्थान पर खोपड़ी झोंपड़ी बनाकर रहने लगा और वहीं खेती करने लगा। उसने कुत्ते, बकरी, भेड़ आदि जानवरों को पालतू बना दिया और उनसे अपने कार्य में सहयोग लेने लगा। धीरे धीरे मानव ने धातु की खोज की। पहले तांबा, बाद में जस्ता, फिर सीसा खोजा गया। कुछ स्थानों पर तांबे की कुल्हाड़ी मिलने से पता चला है कि पत्थर के बाद मनुष्य ने धातुओं में सर्वप्रथम तांबे की खोज की। स्थायी जीवन जीते हुए उसने पेड़ के मोटे तने को लुढ़कते हुए देखकर पहिया बनाना सीखा, जिससे गाड़ी बनाकर उपयोग में लेने लगा। पत्थर की चाक बनाकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगा। गेहूं, जौ और कपास की खेती करना, झोपड़ी बनाकर रहना, जानवर पालना आदि कार्य सीखकर वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा। जैसे जैसे मानव और समझदार होने लगा, वैसे वैसे प्रकृति की उपासना, कपड़े बुनना आदि कार्य करने लगा। इस प्रकार पूर्व पाषाण काल से ताम्रकाल तक आते आते मानव का रहन सहन आदि पूर्व अवस्थाओं से काफी आगे बढ़ गया। सिंधु सरस्वती सभ्यता। आदि मानव ने जब कृषि करना, पशुपालन और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सीख लिया, तब छोटे छोटे एवं कुछ बड़े गांव बसते हुए इनमें से कुछ लोग अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन करने लगे। वह अपनी उत्पादित वस्तु दूसरों को देकर अपनी ज़रूरतों की वस्तुएं उनसे लेने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे व्यापार का प्रचलन हुआ और नगर बसने प्रारंभ हो गए। नए नगर ऐसे स्थानों पर बसे जहां उपजाऊ भूमि एवं पर्याप्त पानी था। अतः सिंधु सरस्वती के मैदानी भागों में नगर सभ्यता का विकास हुआ। सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में पंजाब के हड़प्पा
तत्पश्चात सिंधु के मोहनजोदड़ो नाम के स्थानों पर खुदाई में इस नगर सभ्यता का पता चला। बाद में अन्य स्थानों पर भी खुदाई करने से ऐसा ही सभ्यता व संस्कृति वाले स्थान मिले। सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीची एवं चन्हूदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है। भारत के पंजाब में चंडीगढ़ के पास रोपड़, गुजरात में लोथल व धोलावीरा और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा स्थल है जहाँ फैली नगर सभ्यता को सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, क्योंकि इन सभी स्थानों से प्राप्त अवशेष हड़प्पा से प्राप्त अवशेषों से मिलते जुलते हैं। यह संस्कृति संपूर्ण सिंध, बलूचिस्तान, पूर्व और पश्चिमी पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात और उत्तरी राजस्थान में फैली हुई थी। भारत का मानचित्र देखने से पता चलेगा कि इस संस्कृति का भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है। यह संस्कृति ईसा से 2500 वर्ष एवं वर्तमान में 4500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके तट पर वेदों की रचना होने का प्रामाणिक विवरण प्राप्त होता है। यह कहना उचित होगा कि वैदिक संस्कृति का जन्म इसी नदी के किनारों पर हुआ था। इस नदी का उद्गम स्थल शिवालिक पहाड़ी से माना जाता है। यह नदी हरियाणा और राजस्थान में होती हुई कच्छ की खाड़ी में गिरती थी। कालांतर में यह नदी लुप्त हो गई। वैसे प्राचीन साहित्य में इस नदी को सिंधु नदी की मां कहा गया है। नवीन खोजों में से यह पता चलता है कि सरस्वती नदी घाटी पर सुसंस्कृत एवं सुव्यवस्थित सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ था। सैटेलाइट की तस्वीरों में इस नदी का संपूर्ण मार्ग स्पष्ट दिखाई देता है।